बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको, कोई हैंड रेज करके बता। जी हसाम। हसाम मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आपकी बात। ओके, क्लोज करो जी। अच्छा जी, मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ये किया आप लोगों ने? मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं दिया था मैंने? कोई हैंड रेज करके बताया प्लीज ज़रा। मैंने क्या क्वेश्चन नंबर 5 दिया था आपको घर से अटेम्प्ट करने के लिए? जी हसन गुल। नहीं सर, आपने 5 नहीं दिया था, 4 कहा था, रिपीट हाँ, करके मैंने बोलो। 4 कहा था और मैंने कुछ आगे शॉर्ट क्वेश्चन कहा था आपको करने के लिए, ठीक? यस सर, 15 का था एमसीक्यू। ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हमने अटेम्प्ट करना है जी, ठीक है? तो अल्टीमेटली देखते हैं क्या है इसके अंदर। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरी है, आपको अगर पढ़ी हुई होगी तो बड़े आराम से लिख लेंगे। आइडेंटिफाई द मेन एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी हमने पढ़ी है किताब के अंदर कि जी रिसीवेबल का पता होता है, पेएबल का पता होता है, हमें ये पता होता है कि हमारी टोटल सेल कितनी है। उधार बुक नहीं करेंगे तो सेल का नहीं पता चलेगा, परचेज उधार का नहीं पता चलेगा, ठीक है? और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बन सकती है, उसके अंदर एक बेटर पोजीशन नजर आ सकती है। तो ऑल दीज आर बेसिकली द एडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल सिस्टम क्या है कि ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, नॉट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड्स एंड पेमेंट। तो कुछ 2-4 लाइनें इसके लिख के तो ये हमारा अपना मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है जी, बेसिकली बिल्कुल प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैमल ट्रेडर commenced business on 1st January 2016 and is maintaining its accounting record under cash basis। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब कैश आता जाता है तब एंट्री करते हैं, उसके बगैर हम एंट्री नहीं करते। वो ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर अपेयरिंग इन इट्स रिकॉर्ड। करना क्या है जी? कहता है जी प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज टू एनेबल ZT टू फाइनलाइज इट्स मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अंडर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कि जी कैश बेसिस पे वो अकाउंटिंग कर रहा है और जनवरी 2016 का जो महीना है उसकी उसने जो है वो अकाउंटिंग करनी है। ऑलरेडी वो अकाउंटिंग उसने की हुई है कैश बेसिस के ऊपर, और ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो कहता है जी जनवरी में हुई है। आर अपीयरिंग इन इट्स रिकॉर्ड, ये ऑलरेडी उसके ट्रांजैक्शन में कैश बेसिस पे हुई हुई है। प्लीज जरा समझिएगा क्वेश्चन को कि वो कैश बेसिस फॉलो करके पहले उसने एंट्रीज की हुई हैं, अब कैश बेसिस पे की हुई हैं। अब हमने क्या करना है कि किस तरह वो एंट्रीज जो हैं उनको कैश बेसिस वाली एंट्रीज रहें, लेकिन हम रेक्टिफिकेशन करके कोई एंट्री पास होने वाली है पास करके, जो निकालने वाली है निकाल के, तो उन्हीं एंट्रीज और कुछ और एंट्रीज पास करके अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो फॉलो हो जाए, ठीक है? तो लंबा चौड़ा काम है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 8 जनवरी 2016 की एक एंट्री है। 1 year's office rent was paid in advance amounting to rupees 1.2 million। अब ये वाली एंट्री कैश पे हुई हुई है, ठीक है? ये एंट्री कैश बेसिस पे हो चुकी है। हमने अभी फ्रेश एंट्री नहीं करनी, बल्कि ये ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। यानी उसने एंट्री क्या की होगी, उसने एंट्री कोई हैंड रेज करके बताया कि अगर वो कैश बेसिस पे ये वाली एंट्रीज करता है तो उसने क्या एंट्री की होगी। तो ये क्या हो गया? हाँ जी, कैश बेसिस पे बताएं कि उसने क्या एंट्री की है। वो एंट्री कर चुका है कैश बेसिस के ऊपर, इसकी उसने क्या एंट्री की है। जी जी, और भी लोग हाथ खड़े करें ना जरा, मुझे पता चलना चाहिए। हम्म 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 ठीक है। और हम्म
ठीक है, फायदा गफार बताएं क्या एंट्री की है उसने? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्सपेंस डेबिट होगा एक्सपेंस अकाउंट जी, और कैश कैश बुक पेमेंट साइड मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। बच्चे बच्चे मैं अकाउंटेंट हूं, अब आपने कितना तकल्लुफ किया, सर कैश डेबिट होगा और आप एंट्री बोलें, मैंने एंट्री बोलनी सिखाई है ना आपको, यस सर। बोले सर एंट्री। एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। यस, दिस इज द आंसर। तो उसने कैश बेसिस पे जब इसकी एंट्री की, उसने कहा रेंट एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब जितना रेंट दिया, क्लोज कर दें जी सब, प्लीज डाउन कर लें सारे, अब जरा बात समझ जाइएगा। अब जितना रेंट दिया 1.2 मिलियन यानी 1 लाख रुपया पर मंथ, वो उसने सारे के सारे की एंट्री क्या कर दी है, रेंट टू कैश। ठीक है, शीट निकालो, ये देखें, मैं आपको आपकी सहूलत के लिए यहां पर मैं 3 कॉलम बनाने लगा हूं। ठीक है, एक कैश बेसिस वाली एंट्री, एक एक्रूअल बेसिस वाली एंट्री, और अब एक एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री मीन कैश को एक्रूअल में मैंने कैसे बदलना है, कैश बेसिस वाली जो भी आपने बताई फायदा ने, ठीक है, और एक्रूअल वाली एंट्री के जो एंट्री एक्चुअली होनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्रूअल और प्री पेमेंट का क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए जी, उसने एंट्री ये कर दी, रेंट एक्सपेंस टू कैश 12 लाख। ठीक है जी, जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसमें एक्सपेंस जरूर था, ये 1 महीने के अकाउंट हम बना रहे हैं, साल के नहीं बना रहे, 1 महीने के हिसाब से देखना, साल के हिसाब से ये एंट्री सही है, ये 12 लाख एक्सपेंस ही है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। लेकिन वो भी हमें कह रहे हैं आप सिर्फ जनवरी के महीने के अकाउंट्स बना रहे हैं। भाई अगर जनवरी के महीने के सिर्फ अकाउंट्स बना रहे हैं तो जनवरी का एक्सपेंस तो 12 लाख नहीं है, जनवरी का एक्सपेंस कितना है, इधर मैं लिखने लगा हूं, ये देखिएगा, रेंट एक्सपेंस जो है वो है 1 लाख, मैंने फिगर अनराउंड कर दी है, और प्रीपेड रेंट जो है वो कितना है, 11 लाख, और टू कैश वो कितना है, 12 लाख। ये एंट्री होनी चाहिए थी ना, है ना, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाली एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई। अब क्या करें, अब जो काम, प्लीज जरा सुनिएगा मेरी बात गौर से एवरीबॉडी, जब हमने एडजस्टिंग एंट्री बनानी हो तो देखते ये हैं कि ये गलत काम हुआ ना हमसे, ये जिसको मैंने ये गलत काम हुआ, ऐसे ही। अब इस गलत काम में भी कुछ सही हुआ, हाँ, इस गलत काम में भी कुछ सही हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, ये ओके है क्योंकि ये क्रेडिट ही होना था, ये भी लिहाजा मैं एडजस्टिंग एंट्री में कैश को कुछ नहीं करूंगा, मैं एडजस्टिंग एंट्री में कैश को कुछ नहीं करूंगा। रेंट डेबिट हुआ 12 लाख से, यार रेंट ने डेबिट ही होना था, लेकिन 12 लाख से नहीं होना था, कितने से होना था, 1 लाख से होना था। इसका मतलब क्या हुआ, रेंट जो है वो एक्स्ट्रा डेबिट हो गया, रेंट क्या हो गया, एक्स्ट्रा डेबिट हो गया। उसे सही करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर दें टू रेंट, कितने से, भाई 11 लाख से। अब इधर जो गलत हुआ वो मैंने सही कर दिया, अब और कोई गलती इसमें कम से कम नहीं रह गई। अब जो होना चाहिए था और हमने नहीं किया, यार वो भी तो गलती होती है, हाँ, वो भी तो गलती, नमाज गलत पढ़ रहे हैं ये भी गलती है,
लेकिन नमाज पढ़े ही ना, ये भी तो गलती है ना। तो मैंने प्रीपेड रिकॉर्ड करना था, ये देखें ये मेरी करेक्ट एंट्री है, डेबिट करना था ना प्रीपेमेंट को, मेरा एसेट था, एडवांस था, लेकिन मैंने नहीं किया। जब मैंने प्रीपेड को डेबिट नहीं किया तो इसका मतलब मुझे अब कर लेना चाहिए, लिहाजा मैं क्या करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर लूंगा, प्रीपेड रेंट को। ये एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। लो जी, अब आप देख लें, एक एंट्री ये बुक्स में हुई है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, और एक एंट्री ये बुक्स में हुई है। इन दोनों को मर्ज कर लें तो ये वाली एंट्री का इफेक्ट निकल आएगा, इस एंट्री का इफेक्ट निकल आएगा, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं। चेक करके देख लें, चेक करके देख लें। कैश इसमें क्रेडिट हो गया, ये कैश क्रेडिट होना था। एक्सपेंस डेबिट हो गया इसमें, लेकिन 1 लाख से होना था। ठीक है, जब मैंने 12 से 11 लाख को मैंने क्रेडिट कर दिया एक्सपेंस को, तो नेट इंपैक्ट रेंट एक्सपेंस 1 लाख से डेबिट रह गया। प्रीपेड होना था, प्रीपेड इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने जब ये वाली एंट्री कर दी तो प्रीपेमेंट रिकॉर्ड हो गया, तो मेरी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट टू रेंट एक्सपेंस होगी। क्यों जी, समझ आइए इस बात की आप लोगों को? हैंड रेज करें, शाबाश, ताकि ये फंडा क्या है ये तो समझ आना चाहिए। शाबाश, हैंड रेज करें, मुझे पता चलना चाहिए ताकि मैं थोड़ा इजी हो जाऊं और मैं आगे उसी तरह तरीके से लेके चलूं। वेरी गुड, रुको। हारिस इब्रार, पता चला मैंने क्या किया? हारिस इब्रार सबसे ऊपर, हाँ हारिस। मोहम्मद जैन से पूछ लो यार, हारिस हमारी बात नहीं सुन रहा है। मोहम्मद जैन, ये 3rd नंबर पे। मोहम्मद जैन, पता चला हमने क्या किया है? सर, यस सर, आगे से। ओके, ये मिनाल से पूछो, ये कभी बोलती नहीं है। हाँ जी मिनाल, पता चला क्या किया मैंने? हाँ जी मिनाल, पता चला मैंने क्या किया? मिनाल का माइक ही नहीं चल रहा। सुफियान से पूछो, सर्च कर लो। जी सुफियान, पता चला मैंने क्या किया? हाँ जी, समझ लग गया। ओके, दैट्स गुड। चलो जी, क्लोज करो सब, लो रॉल, लो रॉल, लो रॉल। अब इसी मिथ को जरा जहन में रखना है और हर एंट्री को ऐसे ही कंसिडर करना है। ये जहां मैंने ये वाला सर्कल लगाया हुआ है, ये वाला, ये जो सर्कल लगा रहा हूं अभी भी, ये काम उसने कर लिया हुआ है, करना ये चाहिए था। अब क्या करें कि किया हुआ ऐसे हो जाए, ये एंट्री करेंगे तो किया हुआ ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो जी, सेकंड एंट्री पकड़ो। एडवांस पेमेंट, अब 15 जनवरी को एंट्री हुई है, इधर डेट्स का भी ख्याल रखना है, ये 8 जनवरी को हुई है, या हम अज्यूम कर रहे हैं जनवरी का कराया है, ठीक है, एडवांस जा रहा है। ओके, एडवांस पेमेंट ऑफ ₹20 मिलियन वाज मेड अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर। हमने कुछ परचेज ऑर्डर किया और 20 मिलियन की हमने एडवांस पेमेंट कर दी, 2 करोड़ की। 60% ऑफ द ऑर्डर गुड्स वर रिसीव्ड इन जनवरी, उसमें से 60% चीजें जनवरी में आ गई। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जिस दिन हमने 20 मिलियन दिया, हमने उसी दिन क्या एंट्री की होगी? चलो जी शीट पे चलो। हमने उसी दिन भाई ये वाली एंट्री कर दी। क्या एंट्री कर दी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ऐसे ही है 20 मिलियन से। ठीक है, अब यहां पे जब महीना खत्म हुआ, जब महीना खत्म हुआ तो हमें यह पता चला कि इसमें से तो 60% चीजें आ गई हैं, इसका मतलब इसमें से 60% तो वाकई परचेजेस हैं, लेकिन बाकी क्या है? बाकी परचेजेस नहीं है, बाकी एडवांस है, वो मेरा एसेट है। ठीक है, वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है, एसेट के लिए, एक्सपेंस के लिए प्रीपेमेंट की हुई है,
लिहाजा अब मैं हर एक की ये वाली एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है, करनी है तो कर भी लें, कोई मसला नहीं। अब पर सिर्फ गलती क्या हुई है, कैश तो सही क्रेडिट हुआ है, सारे का सारा ही गया है, लेकिन परचेजेस सारी गलत डेबिट हुई। इसमें से 40% निकालें, वो कितना बना, 8 मिलियन। 8 मिलियन, 8 मिलियन को हम क्या करेंगे, 8 मिलियन की हम एडजस्टिंग एंट्री करने लगे हैं, और वो एंट्री क्या होगी, 8 मिलियन की एंट्री ये होगी, हम लिखेंगे एडवांस टू सप्लायर या एडवांस फॉर परचेजेस, आमतौर पर इसे एडवांस टू सप्लायर कहते हैं, यानी जो हमें माल दे रहा है, टू परचेजेस। जब ये वाली एंट्री होगी कितने से, 8 मिलियन से, तो क्या होगा, हमारी करेक्शन हो जाएगी, हम कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस में आ जाएंगे। एक्चुअली इसकी एंट्री ओरिजिनली क्या होनी चाहिए थी, ओरिजिनली उसकी ये एंट्री होनी चाहिए थी, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, परचेजेस डेबिट, ठीक है, और एडवांस टू सप्लायर डेबिट टू कैश, ये 20 मिलियन, ये होना चाहिए था 8 मिलियन, और ये होना चाहिए था 12 मिलियन। ओह उलट कर गया, सॉरी यार, ये 12, ये होना चाहिए था 12 मिलियन, और ये होना चाहिए था 8 मिलियन। अब मैंने जब इस एंट्री को और इस एंट्री को कंबाइन किया तो इन दोनों का म्यूचुअल इंपैक्ट ये वाली एंट्री बन गई, जो कि जेन्युइनली होना चाहिए था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब 21 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, ₹5 मिलियन वर रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी, goods amounted to ₹3 million could not be delivered in time because of a transport strike. हमें 5 मिलियन लोगों से लिया, लेकिन 3 मिलियन की चीजें टाइमली हम डिलीवर नहीं कर सके। कितने की, 3 मिलियन की। अब जब हमने ये पैसे लिए सॉरी, ये क्या है, ये अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड है, पैसे ले लिए, चीज अभी नहीं दी, लेकिन मैंने एंट्री क्या कर दी, मैंने फौरन ये वाली एंट्री कर दी, मैंने ये एंट्री की हुई है, कैश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। कैश बेसिस वाला तो भाई यही एंट्री करेगा ना 5 मिलियन की, कैश बेसिस वाला यही एंट्री करेगा ना 5 मिलियन की। बड़ा आहिस्ता लिखना पड़ता है यार यहाँ, ओके। लेकिन जब सारी चीजें हमने सेल नहीं की तो वो मेरी इनकम नहीं है, वो मेरी सेल नहीं है, उसमें से 3 मिलियन मेरी लायबिलिटी है, वो क्या है, अनअर्न्ड इनकम है, और उसको मैं क्या लिखूंगा, उसे लिखूंगा एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, सॉरी, उसको मैंने क्या लिखना है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर लिखना है, वो मेरी लायबिलिटी बनेगा, अनअर्न्ड इनकम कह दें उसे, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर कह दें, ठीक है। लेकिन सेल मुझे अपनी कम करनी पड़ेगी, कितने से, 3 मिलियन से। ये देखें, ये सेल 5 मिलियन की थी, 3 मिलियन की गुड्स गई नहीं है, जो भी वजह है, लिहाजा सेल तो हुई नहीं, चीजें तो हमने उसे दी नहीं है, लिहाजा 3 मिलियन से सेल रिवर्स कर दें। लेकिन यार पैसे तो पूरे ले लिए, वो बाकी को क्या करें, उसे एक लायबिलिटी बुक कर लें, क्या लिखें, उसे लिख लें एडवांसेस फ्रॉम, क्या लिखना है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर 3 मिलियन से, ये एंट्री हो जाएगी। ओके, जेन्युइन एंट्री करते तो ये एंट्री करनी चाहिए थी, ये देखें, मुझे करना चाहिए था कैश डेबिट टू सेल क्रेडिट टू अनअर्न्ड इनकम या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो मर्जी कह लें इसको, ठीक है। मुझे ये एंट्री करनी चाहिए थी 5 मिलियन, सेल 2 मिलियन, और ये 3 मिलियन, अंडरस्टैंड। अब चूंकि मैं ये एंट्री नहीं कर सका, लिहाजा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक एंट्री ये कर ली, उसके ऊपर एक एंट्री ये कर ली,
ये सारी एंट्रीज भला कहाँ होनी है? ये प्रॉपर जर्नल में होनी है, क्योंकि इसके अंदर ना कैश इन्वॉल्व है इन सब के अंदर। ये वाली जो एंट्रीज हैं ये सब की सब ये कहाँ होनी है? ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज मैं कह रहा हूँ ये कहाँ होनी है? ये प्रॉपर जर्नल में होनी है, और फिर वहां से जनरल लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग होनी है। उधर ही जाओगे, ठीक है। अब आप ये दोनों एक्सट्रीम साइड्स की एंट्री को मिलाएंगे जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी हैं, ब्लैक इंक से लिखी हैं, तो उसका इंपैक्ट ये जो रेड वाली एंट्री इस जैसा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो। उसके बाद 31 जनवरी, प्लीज डेट जरा नोट करते जाइएगा, प्लीज नोट करते जाइएगा। 31 जनवरी, सेल वाज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ ए चेक अमाउंटेड ₹0.9 मिलियन। 9 लाख का एक चेक आया और हमने सेल बुक कर ली, which represents the price of goods supplied net of 10% cash discount. किसी बंदे को उधार बेचा था, जब उधार बेचा था तो कैश बेसिस वाले ने तो एंट्री नहीं की थी, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग के अंदर तो उधार की एंट्री कोई नहीं होती। ऐसे ही है ना, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में यही फर्क है ना। वो जब उसके पास कैश आए या जाए वो तब एंट्री करता है। तो इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे ये पता चल रहा है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें, कि सेल वाज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ ए चेक अमाउंटेड टू ₹0.9 मिलियन, कि 9 मिलियन का एक चेक हमें रिसीव हुआ और हमने सेल बुक कर ली। विच रिप्रेजेंट्स, ये चेक रिप्रेजेंट करता है द प्राइस ऑफ गुड सप्लाइड, उन चीजों की कीमत, गुड सप्लाइड नेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब उधार बेचते हैं और पैसे बाद में आते हैं। ऐसे ही पढ़ाया ना मैंने आपको, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो पैसे लेस करके सेल बुक कर लेते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब पहले उधार सेल हुई हो और बाद में पैसे आए। तो जब बाद में पैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर हम जो है वो एंट्री कर लेते हैं उसकी, डिस्काउंट की और पैसे आने की। जिस दिन उधार बेचते हैं उस दिन पूरी एंट्री करते हैं, ठीक है। अब जरा देखें तो सही, ये चीज थी कितने की? कहते हैं जी 10% डिस्काउंट देने के बाद नेट ये पैसे आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 0.9 मिलियन, ये 90% को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर मैंने टोटल सेल निकालनी है तो ये सेल निकलेगी भाई, ऐसे ही है। 0.9 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि इसमें से 10% डिस्काउंट माइनस हुआ है। तो हाउ मच सेल विल बी? 100 मिलियन की सेल कितनी निकल आएगी? 100 मिलियन की। हाँ, सॉरी नॉट 100 मिलियन, 1 मिलियन। सेल कितने की निकल आएगी? सेल निकल आएगी जी 1 मिलियन की, ओके। अब जब हम कैश बेसिस में हैं तो हमने तो एंट्री ही सिर्फ 9 लाख की हुई है। चलो जी उधर, ठीक है। हमने एंट्री क्या की हुई है? हमने एंट्री ये की हुई है कि कैश डेबिट या बैंक डेबिट, चूंकि चेक आया है, टू सेल्स। मैंने तो एंट्री ही इस दिन रिकॉर्ड की 9 लाख की, 9 लाख की। कैश बेसिस वाले ने 9 लाख की एंट्री की जिस दिन उसे चेक आया। उसने पहले तो एंट्री कोई नहीं की हुई। जिस दिन उधार बेचा उसने किसी रजिस्टर होता है उसके अंदर लिख लिया मैंने इतने का उधार बेचा, जैसे मोहल्ले का दुकानदार लिखता है, लेकिन एंट्री वो उसी दिन करता है जिस दिन उसे पैसे आते हैं। उसने ये एंट्री कर ली जिस दिन पैसे आए, उससे पहले उसने कोई एंट्री नहीं की। अगर हम अक्रूवल बेसिस में होते तो हम ये वाली 2 एंट्रीज करते। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये 2 एंट्री करते। क्या? जिस दिन चीज बिकी थी, वो जौन सी भी डेट थी, उस दिन मैं एंट्री करता रिसीवेबल टू सेल। ऐसे ही है भाई। कितने से? 1 लाख से, सॉरी 10 लाख से। मैं ये एंट्री करता रिसीवेबल टू सेल।
जिस दिन बिकी उधार उस दिन मैं ये एंट्री करता, रिसीवेबल टू सेल। और जिस दिन पैसे आते उस दिन ये एंट्री करता, ये मैं ग्रीन से लिखने लगा हूं, क्या कैश या बैंक डेबिट, कितना 9 लाख, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से, 1 लाख से, और टू रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 10 लाख से। कैश या बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब हम क्या करें, अब हम एक ऐसी एंट्री करनी है कि ये दोनों एंट्रीज के इंपैक्ट आ जाएं। अब हमने इसमें से क्या किया हुआ है, हमने एक तो ये 9 लाख डेबिट किया हुआ है, ये वाला 9 लाख, ये तो टिक लगाता हूं ब्लैक के साथ, ये वाला 9 लाख, ठीक है। दूसरा मैंने सेल को क्रेडिट किया हुआ कितने से, 9 लाख से, ये वाला। लेकिन इधर मैंने सेल एक्चुअली क्रेडिट कितने से होनी चाहिए, 1 मिलियन से। रिसीवेबल तो चलो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा तो फिनिश हो जाएगा। रिसीवेबल तो अक्रूवल बेसिस वाली दोनों एंट्रीज में भी जब ट्रांजैक्शन सेटल हुई है तो रिसीवेबल तो नील हो गया, रिसीवेबल क्या हो गया, नील हो गया। ओके, रिसीवेबल तो नील हो गया, लेकिन क्या हुआ, इस एंट्री में भी रिसीवेबल नील है, इन दोनों एंट्रीज के बाद भी रिसीवेबल नील है, ठीक है। इसका मतलब रिसीवेबल ठीक हो गया, हमने कोई रिसीवेबल को यहां फैक्ट तो नहीं दिया। दोनों एंट्रीज करने, सही एंट्रीज करने के बाद भी रिसीवेबल नील होना चाहिए। हमारी एक ये जो हमने एंट्री जो भी गलत मलत की उसके अंदर भी रिसीवेबल नील है, इसमें रिसीवेबल ओके है। दोनों एंट्रीज करने के बाद कैश 9 लाख से डेबिट होना चाहिए, हमारी एंट्री में भी कैश 9 लाख से डेबिट है, इसका मतलब सही है। इन दोनों एंट्रीज में सेल 10 लाख से क्रेडिट होनी चाहिए, मेरी एंट्री के अंदर सेल 9 लाख से क्रेडिट है, लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं 1 लाख से सेल और बुक करूंगा ताकि मेरी सेल पूरी हो जाए। क्या हो जाए, मेरी सेल पूरी हो जाए। और क्या है सही, इसका मतलब रिसीवेबल तो नील हो गए, ये भी फारग कर दिया, ये भी फारग, सेल भी पूरी हो गई, कैश का इफेक्ट भी पूरा है, ये फारग हो गया डिस्काउंट, तो क्या रह गया, डिस्काउंट अलाउड, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ इस कैश बेसिस वाली एंट्री के अंदर, लिहाजा उसे रिकॉर्ड कर दें, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दें। आगे एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, वो पढ़ लेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट दुगना हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन कॉमन सेंस की चीजें अगर सही मानों में अक्रूवल और प्री पेमेंट्स पड़ी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझे हैं जी। ये एंट्रीज दोनों होनी चाहिए थी, नहीं की गई। मैंने एक ये वाली एंट्री कर दी, ये वाली, दूसरी मैंने ये वाली एंट्री कर दी, इन दोनों एंट्रीज को मिलाता हूं तो इन दोनों एंट्रीज के करने से जो इंपैक्ट बुक्स में आते हैं वो आ जाते हैं, चेक कर लें, देख लें। रिसीवेबल नील होना चाहिए, इन दोनों एंट्रीज में रिसीवेबल नील है। सेल 10 लाख होनी चाहिए, इन दोनों एंट्रीज को मिलाता हूं, 9 लाख ये सेल है, लाख ये सेल है, सेल भी 10 लाख हो गई। डिस्काउंट कैश 9 लाख से डेबिट होना चाहिए, ये कैश 9 लाख से डेबिट हो गया। डिस्काउंट अलाउड 1 लाख से डेबिट होना चाहिए, ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, रिसीवेबल नील हो गया दोनों में। इस एंट्री को और इस एंट्री को दोनों, ये उसने पहले की हुई है, हम ये कर देंगे तो मामला कैश से एक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, अब डेट आ गई, जरा ख्याल रखिएगा 1 फरवरी 2016। बहुत सारे बच्चे ये लिखाए थे कि ये एंट्री तो हमारे महीने की है ही नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। मुमकिन है इसको पढ़ने से हमारे महीने का कोई फैक्ट निकलता हो, ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं।
ये हो सकता है हमें मामू बनाने के लिए दी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के वी कैन फाइंड आउट समथिंग विच इज required to pass some entry in our books for the month of February, for the month of January also. So we need to read it out. Payment of salaries and wages, payment of salaries and wages for the month of January 2016, जनवरी के महीने की सैलरीज जो के 5 लाख थी, 0.5 million. This amount includes रुपीज 0.02 million. 0.02 क्या कहेंगे, 20,000 paid to an employee as advance salary for the month of February. नया पंगा आ गया। वो कहता है जनवरी के महीने की सैलरीज 5 लाख हैं, वो हमने दी हैं 1 फरवरी को। जरा तवज्जो चाहिए मुझे, बस क्लोज करने लगा। जनवरी के महीने की सैलरीज जो कि 5 लाख हैं, वो मैंने, एक्चुअली सैलरीज 5 लाख नहीं है, सैलरीज हैं 4,80,000। उसने कहा इस 5 लाख के अंदर 20,000 0.02 million बेसिकली एक एम्प्लॉय को एडवांस दिया, वो भी शामिल है। तो फिर सैलरीज कितनी होगी, 4,80,000। 4,80,000 ये सैलरीज हैं, और एडवांस कितना एम्प्लॉय को दिया, 20,000, और ये दिया मैंने 1 जनवरी को। 1 मिनट बंद करना होगा। अच्छा जी, अब आपने 1 फरवरी को 4,80,000 लोगों को तनख्वाहें दे दी, सैलरी दे दी, और एक एम्प्लॉय को 20,000 एडवांस दे दिया। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाला इसकी एंट्री किस तारीख को करेगा, वो 1 फरवरी को ही करेगा, दोनों की, क्योंकि उस दिन उसके पास से कैश गया है। वो कहेगा सैलरीज डेबिट 4,80,000 से, एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट 20,000 से, टू कैश क्रेडिट। लेकिन वो फरवरी में करेगा, जनवरी में वो कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि जनवरी में तो कैश गया ही नहीं है। हम तो जनवरी की बातें कर रहे हैं अभी। तो सर फिर ये तो एंट्री फरवरी, भाई उसने फरवरी में की है, 30 जून को, सॉरी 31 जनवरी को जब महीना खत्म हुआ जिसके आप अकाउंट बना रहे हैं, आपने ये देखना है कि कोई एक्सपेंस पेएबल तो नहीं है। यही सिखाया ना एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट्स के अंदर, अगर है तो उसकी एंट्री करनी है। यस, 31 जनवरी को पेएबल है। क्या पेएबल है, सैलरीज पेएबल है। कितनी, 4,80,000। कितनी पेएबल है, 4,80,000। लिहाजा कैश बेसिस वाला कोई एंट्री नहीं कर रहा, लेकिन अक्रूअल बेसिस वाले ने एक एंट्री करनी है, और वो एंट्री क्या है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट 4,80,000 से। करें जी ये एंट्री, पहले तो एडवांस की बात में बात करता हूं। अब ये सही एंट्री है, ऊपर करो थोड़ा सा, यस बस। अब ये सही एंट्री है जो कि हुई ही नहीं है। ये जैसे एज इट इज यहां आनी है, वैसे ही यहां आ जानी है, क्योंकि इधर तो कोई एंट्री हुई नहीं इसकी। लिहाजा मैं इधर लिखने के बजाय डायरेक्ट एंट्री लिख देता हूं। क्या एंट्री होगी, एंट्री ये होगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट, सॉरी टू कैश कह रहा हूं, कैश तो हुआ ही नहीं अभी, ठीक है, टू पेएबल, सैलरीज पेएबल 4,80,000 से। ये एंट्री, यही एंट्री एक्रूअल बेसिस पे होनी थी, वो हमने उधर लिख दी। इधर कोई एंट्री उसने नहीं की हुई,
लिहाजा जो एंट्री करेक्ट है वही एंट्री हमने एडजस्टिंग एंट्री में लिखी। व्हाट अबाउट एडवांस? एडवांस के बारे में क्या ख्याल है भाई? 31 जनवरी को तो एडवांस का नामो निशान भी नहीं था, तो मैं किस चीज की एंट्री करूं? हैं? एडवांस पेएबल थोड़ा सा, मेरी सैलरी तो इसलिए बुक की है कि वो मेरा पेएबल था, एक्सपेंस था। मैंने जनवरी में लोगों से काम ले लिया लेकिन उनकी सैलरी नहीं दी, लिहाजा मैंने एक्सपेंस बुक करके कैश की बजाय मैंने पेएबल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन एडवांस तो किसी ने मेरे से फेवर लेनी है, तो उसकी एंट्री 1 फरवरी को ही होगी। और वो क्या होगी? एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट और कैश क्रेडिट। लिहाजा वो मेरी इन एडजस्टिंग एंट्रीज में नहीं आएगी। क्यों जी? हैंड रेज करवाओ जरा। ये बात समझ आई आपको एडवांस वाली? हैंड रेज करें, शाबाश, जल्दी जल्दी। गुड गुड गुड, शाबाश। जिन लोगों ने मेरी क्लासें अक्रूवल और प्री पेमेंट्स नहीं पढ़ी, आई कैन फील सॉरी फॉर दोज पीपल बिकॉज दे मस्ट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग द वे आई वांट टू। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। मैं अब यही कह सकता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये पूछें, सईदा हादिया से पूछें। जी हादिया, आपको समझ आ गई ये जो बात मैंने एडवांस वाली समझाई है? जी सर, आ गई है। ओके गुड, चलें क्लोज कर दें। लोअर ऑल, लोअर ऑल। ओके, ठीक है जी। अब हमारी एक और एंट्री है, उसकी तरफ जाते हैं। और ये सारी एंट्रीज किस डेट में होनी है? आपने जब पेपर में बैठना है तो आपने इस तरह से नहीं करना। ये तो वर्किंग है यार हमारी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये सारे की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं। आपने तो यूं सोचना है कि क्या किया, क्या करना था, अब क्या एंट्री कर दें, तो वो हो जाएगा जो करना था। ठीक है? तो आपके पेपर के अंदर क्या होगा, ऊपर जाओ जरा। आपने इसको बकायदा क्या करना है, आपने इधर ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है? प्रॉपर ड्रॉ करना है। आप इधर क्या लिखेंगे? आप इधर लिखेंगे रेक्टिफाइंग जर्नल। ऊपर कंपनी का नाम वट एवर XYZ जो भी था। ठीक है? इधर लिखेंगे डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट, इधर लिखेंगे रुपीस, इनके नंबर हैं भाई। ठीक है? इधर लिखेंगे आप लेजर फॉल्यू, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और इधर लिखेंगे डेट, इधर लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2000 वट एवर जो भी है। ठीक है? और फिर आपने वो आखिरी कॉलम वाली एंट्रीज इसके अंदर लिखनी है, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे चलो। ओके, 15 फरवरी को एंट्री हो रही है जी, ये जरा नोट करें। क्या एंट्री हुई है जी? ये देखें, 15 फरवरी को। अगेन ये डेट जो है ये मेरे मंथ से बाद की है। बच्चा इसे इग्नोर कर देगा कि यार ये तो है ही अगले महीने। नहीं, इसको पढ़ के कुछ ऐसा, कोई ऐसी बात पता चलनी है जिसका शायद इंपैक्ट जनवरी में आना हो। देखें, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू ₹0.3 मिलियन। वो हमने पे किए हैं 15 फरवरी को। 15 फरवरी को क्या एंट्री की होगी कैश बेसिस वाले ने? वो लिखेगा यूटिलिटी बिल्स डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल जनवरी के महीने के हैं? लिखा हुआ है। अगर जनवरी में पे नहीं हुए तो क्या ये जनवरी का एक्सपेंस नहीं है? है सर, तो फिर जनवरी में बुक होना चाहिए। इसको चला दो।
फिर जनवरी में बुक होना चाहिए। हम इसको क्यों फरवरी में रिकॉर्ड करें? कैश बेसिस वाला करता है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मंथ एंड पे ये देखना चाहिए कि यार हमारी कोई लायबिलिटी तो नहीं है। अगर हमारी कोई लायबिलिटी है तो उसे रिकॉर्ड करते हैं ना हम, 2 अकाउंट मेथड में, 1 अकाउंट मेथड में, हर तरह से। वो तो 2 मेथड से ना, लेकिन लायबिलिटी तो रिकॉर्ड करनी है। 1 अकाउंट में उसे क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है, 2 अकाउंट में उसकी एंट्री डालनी है। तो अब हम एंट्रीज लिख रहे हैं तो एंट्री कर दें। क्या एंट्री करेंगे? यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट टू पेएबल क्रेडिट, यहां एंट्री करेंगे। ये देखिएगा, यहां डेट लिखेंगे और इन सब की डेट मैंने क्या बताया, 31 जनवरी लिखना है। इधर लिखूंगा यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट टू बिल पेएबल। ये भी एंट्री किस बुक में होनी है? प्रॉपर जर्नल में होनी है। कितनी अमाउंट है? 3 लाख। ये लें, नरेशन लिख देंगे कि क्या नरेशन लिखेंगे, इसकी नरेशन लिखेंगे बिल्स पेएबल फॉर मंथ ऑफ क्या है, जनवरी। दैट्स ऑल। सो ऊपर जाओ जरा। हमारा सॉल्यूशन जो स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारी की सारी एंट्रीज जो हैं, ये जो मैं अभी इसको करने लगा हूं सर्कल, ये वाली एंट्रीज जो हैं, ये सब की सब एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज सारी की सारी आपने क्या करना है, आपने उस जर्नल के अंदर लिखनी है। ये बैक एंड पे वर्किंग है। समझदार बच्चों की जब उन्हें सीख जाएंगे तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एंट्री होगी तो वो लिखेंगे कि अच्छा ये हमने कर लिया है, ये होना चाहिए था, अब क्या एंट्री करें कि वो हो जाए जो होना चाहिए था। तो देन यू कैन डू लाइक दिस। लेकिन आपको समझाने के लिए जरूरी था। क्यों जी, समझ आ गई सबको? बताएं जी, कोई क्वेश्चन है अब इस चैप्टर में? यहां तक तो शॉर्ट क्वेश्चन का पूछता हूं, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। एनी क्वेश्चन? जी जी, मोहम्मद उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी भाई। सर ये मेरी भाई आपकी सर आवाज, दरमियान में मेरी ना जो लाइट थी ना हमारी ऑफ हो गई थी, जिसकी वजह से हाँ तो सर जिसकी बताएं, वजह से ना इंटरनेट में मसला आ रहा था। अब क्या तो करें, बताएं बताएं। सर इस वजह से रिक्वेस्ट है कि क्या करें? सर इस वजह से रिक्वेस्ट सर, ये जो लेक्चर है सर अहमद जब्बार साहब के सर जो पेज है ना सर उस पर लगा दें सर। इस वजह से सर आधी समझ नहीं आई थी, वो लाइट ऑफ हो गई। क्या हो गया जी? लाइट ऑफ हो गई है? लेक्चर क्या कह रहे हैं जी, देख सर लो। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन किसी का? जी मोहम्मद मंजूर, हमाद मंजूर, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एग्जाम्पल 3 रहती है मेरे ख्याल से भी। एग्जाम्पल 3 रहती है हमारी? अच्छा जी, आगे चलें। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मेरा ख्याल हमने एग्जाम्पल 3 घर से करने के लिए दी थी, आई डोंट नो एग्जाम्पल 3 या प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं? सर एग्जाम्पल 3 है। प्रैक्टिस एग्जाम्पल, प्रैक्टिस में प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं आप? चलो जरा पीछे देखते हैं क्या है। वही है मेरा ख्याल क्वेश्चन, स्टेशनरी वाला। मुझे याद पड़ता था कि शायद नहीं दिया होगा। हाँ, ये वाली। ये वाली। ठीक है, ये हम अगली क्लास में इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके हाँ ओके। क्लोज करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? अच्छा जी, अब आ जाए वो जो 15 आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, उनमें किसी, ये कुर्तुलैन क्या कह रही है जी? कुर्तुलैन सर जो आपने कल दिया था ना उसमें एमसीक्यूज नंबर 11 जरा बता दें। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा जी, किसी का और कोई एमसीक्यूज में किसी और इनको 11 में इशू है तो अदर देन 11 किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। एमसीक्यूज पे चले जाओ जरा।
अच्छा जी, कुर्तुल हैज आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 11. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन अदर देन दिस, ताकि हम एक ही दफा नोट कर लें. लो जी, जिंदाबाद. सवाल ही कोई नहीं है. वेरी गुड. वो रह भी 56 गए हैं, देखो 1 सेकंड लगता है दौड़ते हुए. ओके, क्लोज करो जी इसको. क्वेश्चन नंबर 11. द एनुअल रेंट एक्सपेंस ऑफ TTT, okay, for the period 1st July, for the period from 1st July 2018 to 30 June 2019 is rupees 35,000, which is 25% more than the previous year, जो कि पिछले साल से जो है वो 25% ज्यादा है. रेंट एक्सपेंस इज पेड ऑन 1st July. 1st July को रेंट पे किया जाता है. ठीक है. व्हाट इज द चार्ज ऑफ रेंट एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 30. अच्छा जी, उसका ईयर जो है वो फर्स्ट यही हल कर देते हैं. 1 जनवरी 2018 से लेके टू 31 जनवरी 2018 तक. यार मेरे से ना एक किसी ने ना मिलने आना है, जरा बता दो कि उनको उधर बैठा दें अली के कमरे में. ठीक है. 1 जनवरी 2018 टू 31 जनवरी 2018 ये हमारा ईयर है. ठीक है. अब रेंट पहला जो पे हुआ जो कि कम था, ये वाला जो रेंट है ये पे हो रहा है 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19 तक. ठीक है. और ये 35,000 है. अब वो मेरे से एक्सपेंस पूछ रहा है, उसने मेरे से कोई अकाउंट नहीं मांगा हुआ. अब इस रेंट में से मेरे साल में कितने महीने आ रहे हैं? मेरा साल तो है ही सारा 18, ऐसे ही है ना. तो ये जो जुलाई 18 से लेके दिसंबर 18, ये 31 दिसंबर, ये जुलाई 18 से लेके दिसंबर 18 तक जो 6 महीने हैं वो मेरे साल में आ रहे हैं. ये मेरा साल है. ये वाला आया तो नहीं कोई भी? ये मेरा साल है. ठीक है. 1 जनवरी 18 से लेके 31 दिसंबर 18 तक. इसमें जो अगले 6 महीने हैं जुलाई 18 से लेके दिसंबर 18 तक, वो मेरा साल है. मेरा साल. और उनका रेंट दिया हुआ है उसने 35% है. पहले ये तो सही करे ना. इसका मतलब अगले 6 महीनों का रेंट इसमें से कितना है? 17,500. ओके. अब वो ये कह रहा है कि ये पिछले से 25% ज्यादा है. अब पिछले 6 महीनों का रेंट भी पिछली जुलाई 2017 में पे हुआ और वो 30 जून 18 तक पे हुआ. वो कब कैसे पे हुआ ये मैं यहां लिखता हूं. 1 जुलाई 2017 से लेके वो 30 जून 2018 तक का था. वो था कितना ये नहीं पता, लेकिन था वो. अब इसमें से भी ये अगले 6 महीने मेरे, ये पहले वाले 6 महीने बनते हैं मेरे फाइनेंशियल ईयर के. ऐसे ही है ना. 30 जून 18, 1 जनवरी 18 से 30 जून 18, ये यहां वाली फिगर है. आधा उसका आधा. अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? ये तो सिंपल मैथ है. किसी छोटे बहन भाई से पूछ सकते हैं कि जो 35,000 है ये पिछले साल से 25% ज्यादा है. इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर मैंने वो निकालना हो परसेंटेज टर्म में, तो इसको डिवाइडेड बाय 125 कर दूं और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं, तो वो पिछले साल का रेंट निकल आएगा. ऐसे ही है. कितना निकल आया? 28,000. ये पूरे साल का है 28,000. और फिर 6 महीने का कितना होगा इसमें से? 14,000. ठीक है. तो ये टोटल कितना हो गया? 17,500 और 14,000. जी कितना हो गया जी? 31,500. लो जी, ये ऑप्शन है, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लगाना पेपर में. ये करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी कुर्तुलैन. चलें. ले जी, आपका होमवर्क क्या है? जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं आपने वो अटेम्प्ट करके आने हैं, और साथ आपने वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है वो भी अटेम्प्ट करके आना है.
उसमें उसको हम इधर सॉल्व करेंगे, लेकिन आप भी तो थोड़ा, कल छुट्टी है ना, तो मंडे को क्लास होगी, तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 करके आना है, सॉरी अगले शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो बाकी 14-15 रह गए हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 करके आना है। अल्लाह मियां आपको मैं अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। थैंक यू।